नमस्कार। आज हम अजीत डोवाल के करियर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के तौर पर उनकी जो भूमिका रही है उस पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास देखिए कई स्रोत हैं, विकिपीडिया, प्रभा साक्षी, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स और कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं। हाँ, कई सारे। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके जरिए हम अजीत डोवाल की पूरी यात्रा, उनकी सोच और भारत की सुरक्षा नीति पर उनका क्या असर रहा है उसे समझे। बिल्कुल। तो शुरुआत करें उनके बचपन से। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ 1945 में। हाँ। पिता सेना में थे तो जाहिर है अनुशासन तो घर में ही मिला होगा। फिर अजमेर मिलिट्री स्कूल गए और आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। और फिर 1968 में आईपीएस बने केरल कैडर से। लेकिन जल्द ही इंटेलिजेंस की दुनिया में आ गए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी ज्वाइन कर लिया। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, शुरुआती करियर तो काफी कह सकते हैं एक्शन पैक्ड था। हाँ, वो पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर एजेंट रहे। ये सोचना भी इसका असर उनकी बात की रणनीतियों पर कितना पड़ा होगा। यकीनन पड़ा होगा। जमीनी हकीकत को इतने करीब से देखना, दुश्मन की सोच समझना, ये सब उनकी रणनीति को आप कह सकते हैं एक धार देता है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मिजोरम वाला किस्सा भी है। हाँ, मिजो नेशनल फ्रंट MNF। जी, MNF के 7 में से 6 कमांडरों को बातचीत के जरिए मतलब मुख्य धारा में लाने में उनकी भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। इससे वो पूरा आंदोलन ही कमजोर पड़ गया था। और सिक्किम का भारत में विलय, उसमें भी उनकी खुफिया भूमिका का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर पंजाब में जब उग्रवाद का दौर था उस समय भी वो काफी सक्रिय रहे। और फिर आता है 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर। उसमें उनकी भूमिका तो मतलब फिल्मों जैसी लगती है। एक रिक्शा चालक बनकर अंदर जाना। हाँ, बिल्कुल। वो एक गुप्तचर के तौर पर अंदर गए थे और इसी बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला। वो पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें ये सम्मान मिला। कमाल है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ दफ्तर में बैठकर योजना बनाने वाले नहीं थे, बल्कि फील्ड पर भी उतरते थे। सही कहा। उनका विमान अपहरणों से निपटने का अनुभव भी देखिए। 1971 से 99 के बीच करीब 15 ऐसे मामले उनसे जुड़े रहे वो किसी न किसी तरह। और 1999 का कंधार अपहरण IC-814, उसमें तो वो मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। जी हाँ, वो एक बहुत ही कठिन और संवेदनशील मामला था। फिर 2005 में वो IB चीफ के पद से रिटायर हुए। लगा शायद अब सक्रिय भूमिका खत्म। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन भी शुरू किया। हाँ, उसके संस्थापक निदेशक रहे वो। लेकिन 2014 में वापसी हुई भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के तौर पर। ये NSA का पद कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, NSA प्रधानमंत्री के सबसे प्रमुख सलाहकार होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर। जो हमारी मुख्य खुफिया एजेंसियां हैं रॉ और IB, वो सीधे NSA को ही रिपोर्ट करती हैं। अच्छा। और वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC के भी प्रमुख होते हैं। और 2019 में जब उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया तो एक और खास बात हुई। क्या? उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ऐसा दर्जा पाने वाले वो पहले NSA हैं। ये दिखाता है कि ये पद अब कितना अहम हो गया है। उनके NSA बनने के बाद तो कई बड़ी घटनाएं हुई। 2014 में इराक वाला मामला था, वो नर्सों की वापसी। हाँ, तिक्रित में फंसी 46 भारतीय नर्सों को ISIL के चंगुल से सुरक्षित वापस लाना, उसमें उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। फिर 2015 में म्यांमार में NSCNK के खिलाफ सीमा पार ऑपरेशन। जी, उस ऑपरेशन की योजना में भी वो शामिल थे सेना प्रमुख के साथ। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है पाकिस्तान को लेकर नीति में बदलाव, जिसे डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये है क्या असल में? हाँ, ये काफी चर्चित शब्द है। स्रोत इसे डिफेंसिव ऑफेंस या कहें रक्षात्मक आक्रमण की रणनीति बताते हैं। मतलब आप सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, बल्कि खतरा जहां से पैदा हो रहा है उसी के स्रोत पर जाकर उसे खत्म करेंगे। अच्छा, यानी पहले से ज्यादा आक्रामक रुख। एक तरह से हाँ। माना जाता है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये दोनों इसी सोच का नतीजा थी। और इनकी योजना बनाने में डोभाल की भूमिका केंद्रीय थी, ऐसा कहा जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा। 2017 में डोकलाम में चीन के साथ जो गतिरोध हुआ था उसे सुलझाने में भी उनकी कूटनीतिक भूमिका बताई जाती है। बिल्कुल। और फिर देश के अंदर भी देखें तो 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, उस पूरी प्रक्रिया में वो शामिल थे। और 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो वो खुद दंगा प्रभावित इलाकों में गए थे। हाँ, वो तस्वीरें आई थी। जी, स्थिति को सामान्य करने के लिए। और हाल ही में 2025 का ऑपरेशन सिंदूर
काफी सुर्खियों में रहा। हाँ, वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ था, है ना, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जी, 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ और फिर 7 मई 2025 को भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। चूका नहीं और भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक भी बताया था। रिपोर्ट्स ये भी थीं कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तानी सेना के कुछ एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा। इन सब कार्रवाइयों ने उनकी संकट मोचक या भारत का जेम्स बॉन्ड वाली छवि को और मजबूत किया है। बिल्कुल, कहा जाता है कि पाकिस्तान में उनके नाम को लेकर एक तरह का खौफ है। उनका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है। डर पर उनका एक बयान भी है शायद। हाँ, वो कहते हैं कि डर घटना के बाद महसूस होता है, उसके पहले या उसके दौरान नहीं। ये उनकी शख्सियत को दिखाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अजीत डोभाल का सफर एक फील्ड एजेंट से शुरू होकर भारत की सुरक्षा नीति के शिखर तक पहुंचता है। उनकी ये डोभाल डॉक्ट्रिन और एनएसए के तौर पर उनकी कार्रवाइयां, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं। हाँ, इन सब ने निस्संदेह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जो रणनीति है तो उस पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच, उसकी दूरदर्शिता, उसका निश्चय किसी देश की सुरक्षा नीति को एक नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल, और ये सवाल भी उठता है कि भविष्य में जो और जटिल सुरक्षा चुनौतियां आएंगी, क्या उनके लिए हमें इसी तरह की और नई रणनीतिक सोच, नई पहल की जरूरत पड़ेगी? ये एक अहम सवाल।